एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूनिटम क्लासरूम। तो गाइस, आज हम लोग 2018 जो बिहार एसआई का मेंस का एग्जाम हुआ था उसका हम लोग क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ठीक है, पूरा सेट होगा, यानी 100 क्वेश्चंस का जिस तरह से एग्जाम आपका हुआ था पूरा 100 का 100 क्वेश्चन है। ठीक है, आपने अगर अभी तक तैयारी अपना अच्छा से किया हुआ है और मेंस के लिए आप प्रिपेयर हो तो इस सेट को लगाओ और एनालाइज करो कि आपने तैयारी कहाँ तक किया है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसको सॉल्व करो और इस बार के एग्जाम में आपको थोड़ा सा इससे और आगे बढ़ के आपको तैयार रहना है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या पूछा जा रहा है, ताकि आप आगे के लिए रेडी रहो। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी दोस्त मेंस के लिए तैयार है और मेंस दे रहा है, अगर अभी तक वो ऑनलाइन नहीं आया हुआ है या हमारा टेस्ट सीरीज उसने ज्वाइन नहीं किया है जो अभी तक आपका चल रहा है, तो जरूर उसको वीडियो शेयर करो। ठीक है, जल्दी से सबको बुला लो और आज का टेस्ट लगाओ। देखो, मेंस में जरूरी नहीं है सारा क्वेश्चन टफ ही होगा। मैं बार बार बोलता हूँ, जो एग्जाम में रेशियो रहता है क्वेश्चन का वो 60+20+20+20 का होता है। सॉरी, 40+20+20+20। 40 आपका इजी क्वेश्चन रहेगा, +20 जब 60 तक जाओगे तो वो एवरेज क्वेश्चन रहता है, +20 यानी 60+20 अगर जाओगे तो वो मीडियम रेंज का क्वेश्चन होता है, और 80 से 100 जब जाओगे तो वो टफ क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो कोई भी स्टूडेंट जो मेरे यहाँ पे रेगुलर पढ़ रहा है, आप लोग को मैं इतना कैपेबल जरूर मानता हूँ कि आप 80 अटेम्प्ट ले सकते हो। आप 60 और 80 के बीच में फाइट करोगे, और ये अगर आप कर लेते हो रेगुलर पढ़ाई से, इतना भी अगर आप कर लेते हो तो आप एक बेहतरीन स्टूडेंट के रेंज में आओगे। क्योंकि 80+20 जो होता है वो आपके कॉमन सेंस पे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मिलन होता है 80+20 में। तो वो कोई टीचर आपको प्रिपेयर उसके लिए नहीं करवा सकता है, वो आपको खुद तैयार होना है। जितना चीज आप पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में कितना कलेक्शन होता है उसका और किस तरह से आप उसको समझ पाते हो, उसी पे बेसिस रहता है 80+20। इसीलिए कोई कोई क्वेश्चन कोई स्टूडेंट 90+ भी पहुंचता है आसानी से। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, 4-5 क्वेश्चन ऐसा होता है जो छोड़ो हटाओ, वो वाला क्वेश्चन होता है जो आपसे सॉल्व नहीं होगा, आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, आपको प्रॉब्लम आएगा, उसका कंसिडर भी हम लोग नहीं करते। जो 90+ पहुंच गया वो बेस्ट स्टूडेंट है मेरी नजर में। ठीक है, चलिए आज आप लोग इस क्वेश्चन को लगाइए। मेरे हिसाब से ये सेट बहुत इजी था 2018 का, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। अब आप लोग मुझे रिव्यू जरूर देना कि अगर आपने वो एग्जाम नहीं दिया है तो आपको ये सेट कैसा लगा, अभी तक आप रेगुलर पढ़ रहे हो तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेट। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है। सुनहरा चावल यानी गोल्डन राइस, गोल्डन राइस किस बीमारी से बचाव में हेल्प करता है? तो ये आपका जीरोप्थेल्मिया। ठीक है, गोल्डन राइस में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है और ये जीरोप्थेल्मिया के क्योर में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस चीज से संबंधित है? आसान सा क्वेश्चन है, किससे संबंधित था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? तो ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था। और ये कब से इनेक्ट हुआ है और फोर्स में कब से है? 1989 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड यानी म्यादी बुखार फैलता है, तो टाइफाइड कैसे होता है? आसान सा क्वेश्चन है, पानी और खाद्य पदार्थ से ये होता है। देखो, क्वेश्चन बहुत आसान थे, क्वेश्चन में कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। आप अभी सारा सेट पूरा लगाओगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियां कौन सी हैं? स्वच्छ जल की मछलियां, इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है स्वच्छ जल की मछलियां कौन सी है। कौन कौन सी है? रेहू क्या है, कतला भी है, इलेक्ट्रिक रे और कुत्ता मछली यानी डॉगफिश, ये दोनों नहीं है। तो आपका सही आंसर ए और बी होगा, यानी बी यहां से आपका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये स्थित है देहरादून में। जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं सब आपने वन लाइनर में पढ़ा हुआ है, सेट को तो छोड़ दो, जो वन लाइनर मैंने पढ़ा है इस तरह के जितने क्वेश्चंस हैं सब उसमें आ चुके हैं अभी तक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? इन सब में से आपको बताना है कौन सी पर्वत चोटी भारत में है। अन्नपूर्णा, मकालू, कामेट, मामचा बरवा, कौन सी है? इन चारों को जब देखोगे तो इसमें कामेट मिलेगा आपको जो भारत में है। अन्नपूर्णा कहाँ है? अन्नपूर्णा है नेपाल में। ठीक है,
मकालू कहाँ है? मकालू है नेपाल तिब्बत बॉर्डर पे। उसके बाद कामेट इंडिया में हो गया। इंडिया में कहाँ है? अगर ये आपसे पूछ लिया जाए, इंडिया में उत्तराखंड में, ठीक है। और मामचा बरवा ये चीन में है। तो ये सारे हैं जिसको आपको याद भी रखना है, सिर्फ कामेट को याद नहीं रखना है कि इंडिया में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया वह है। यानी 1994 में जापान के योकोहामा में एक सम्मेलन हुआ था। आपको बताना है किस चीज को लेकर ये सम्मेलन था, किस चीज को लेकर? तो प्राकृतिक आपदा नियंत्रण को लेकर ये सम्मेलन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष का नुनमती तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ये असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? गुलबदन बेगम कौन थी? ये अकबर की फुआ थी, ठीक है। और इन्होंने अकबर के कहने पर हुमायूंनामा लिखी थी। हुमायूंनामा, हुमायूं कौन था? गुलबदन बेगम का भाई हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सीरी शहर और सीरी के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। इन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की। ये लगभग 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना हुई थी। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी शासक बना, ठीक है। ये उसका भतीजा था, तो ये उसका शासक बना। और फिर अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत दूर तक खिलजी वंश को पहुंचाया। साउथ इंडिया में भी ये गए थे, आपको पता होगा मलिक कफूर, उसको इन्होंने साउथ इंडिया में भेजा था, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे बाजार नियंत्रण, घोड़े को दागने की प्रथा, सेना का हुलिया लिखना, अस्थाई सेना, ये सब चीज किसने प्रारंभ किया? ये सब चीज अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? अकबर ने 1567 में चित्तौड़ पर जब आक्रमण किया था तो उस वक्त वहां के शासक कौन थे? तो उस वक्त वहां के शासक उदय सिंह थे, ठीक है। पूरा नाम है उदय सिंह द्वितीय, लेकिन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसमें उदय सिंह ही सिर्फ था, ठीक है। उदय सिंह द्वितीय ये थे चित्तौड़ के शासक उस वक्त। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? आसान सा क्वेश्चन है। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। अगला क्वेश्चन है, कथा सरित सागर के लेखक कौन है? कथा सरित सागर के लेखक हैं सोमदेव। इन सारे क्वेश्चंस में तो आपको टाइम लगेगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन थे? गुप्तकालीन गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन थे? ये थे आर्यभट्ट, जिन्होंने आर्यभट्टम नामक पुस्तक भी लिखा है और इन्होंने जीरो का आविष्कार भी किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जैनों के 23वें तीर्थंकर थे? आसान सा क्वेश्चन है। कौन थे वो थे पार्श्वनाथ, ठीक है। चार ही आपको जनरली 4 या 5 आपसे पूछा जाता है। पहला, दूसरा, 22वां, 23वां और 24वां। पहले कौन हुए? पहले हुए ऋषभदेव। दूसरे कौन हुए? दूसरे हैं अजितनाथ, ठीक है। कौन है? अजितनाथ। और तीसरे कौन है? सॉरी, तीसरे नहीं, 22वें कौन है? 22वें भी आपसे पूछा जाता है, नेमिनाथ। 23वें कौन है? 23वें हैं पार्श्वनाथ और 24वें हैं महावीर, ठीक है। ये 5 आपसे पूछा जाता है। इनका जो किसी ना किसी एक जानवर का या किसी चीज का इनका एक सिंबल है, ठीक है। तो आपको वो सिंबल भी याद रखना पड़ता है कि किनका क्या सिंबल है। 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 का कुछ ना कुछ सिंबल है। तो इसमें से जो 5 मैंने बताया है, इन 5 का कम से कम याद रखना आप। ऋषभदेव का क्या है? ऋषभदेव का है सांड। अजितनाथ का क्या है? किसी को पता है? जल्दी बताओ, अजितनाथ का सिंबल क्या है? तो अजितनाथ का सिंबल है हाथी। और 22वें तीर्थंकर जो हुए नेमिनाथ, इनका सिंबल क्या है? इनका सिंबल है शंख। शंख जो बजाने वाला होता है, ठीक है। तो वही शंख है इनका सिंबल। और फिर पार्श्वनाथ का सिंबल क्या है? पार्श्वनाथ का सिंबल है स्नेक यानी सांप, ठीक है। और महावीर का सिंबल क्या है? महावीर का सिंबल है लायन यानी शेर, ठीक है। ये सारे चीजें हैं जिसको आपको याद रखना है, ये पूछे जाते हैं। इससे ज्यादा आपसे इन सबसे रिलेटेड चीजें नहीं पूछी जाती है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग इन चारों में से किसने किया था? ये किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? आसान सा क्वेश्चन है, ये सब तो क्वेश्चन तुम लोगों ने कब का उठा के फेंक दिया है। कौन है ये है सरोजिनी नायडू। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा गया है, और अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाता तो क्या होता आंसर होता एनी बेसेंट। ठीक है, सरोजिनी नायडू कब बनी थी, कहाँ बनी थी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और यही अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि कब ये बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। तो ये 1925 में बनी थी। और ये सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सम्मेलन कानपुर में हुआ था। तो अब आपको इन सारी चीज़ों पे फोकस करना है। ये तो आपने बहुत पहले पढ़ लिया है और बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हो। दूसरा मैंने बताया, अगर पहले महिला पूछा जाए तो एनी बेसेंट होगी। एनी बेसेंट कब बनी थी? 1917 में एनी बेसेंट बनी थी। और ये जो सेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? ये हुआ था कोलकाता में। ठीक है, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्यों लौटा दी थी? कौन नहीं जानता है? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने ये किया था। अगला क्वेश्चन है, 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे? 1937 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें से कांग्रेस ने कितने जगहों पर अपना शासन सत्ता स्थापित किया था? कितने जगह? टोटल 7 जगह। लेकिन ध्यान रखना है आपको यहाँ पे, अगर आपसे पूछा जाए पूर्ण बहुमत से कितने जगहों में जीत हासिल किया था, तो ये हो जाएगा 5 जगह। ठीक है, 5 ऐसे प्रांत थे जहाँ पे पूर्ण बहुमत मिला था कांग्रेस को, और रेस्ट बच जो गया 2, यहाँ पर इन्होंने किसी और के साथ मिलकर शासन स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कब हुई थी? 1906 में। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हुए? ये हुए MG रनाडे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कब की थी? दांडी यात्रा की शुरुआत गांधी जी ने कब की थी? कब की थी? 12 मार्च 1930 को। और ये खत्म कब हुआ था? ये हुआ था 6 अप्रैल 1930 को खत्म। ठीक है, कहाँ से? साबरमती आश्रम से दांडी तक ये लोग गए थे और वहां जाकर नमक कानून तोड़ा था इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, वैसे तो ये मैंने पढ़ा रखा है लेकिन आप इसमें गलती कर बैठते हो। ठीक है, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था? ये था अरुणाचल प्रदेश। और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? ये था सिक्किम। ठीक है, आपको ध्यान देना है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। और अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य अगर आपसे पूछा जाता तो क्या होता? यूपी। और अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अगर आपसे पूछा जाता तो होता बिहार। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश को भी मिलाकर अगर पूछा जाता कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, ये हो जाता दिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वित्तीयन यानी IMF। IMF को पैसा कौन देता है भाई? IMF तो सबको पैसा बांटेगा, लेकिन IMF को पैसा कौन देता है? तो IMF को पैसा भी उनके सदस्य देश ही देते हैं, जो जरूरत पड़ने पर अपने ही सदस्य देशों को ये फिर लोन के रूप में देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है। कितना बार मैंने पढ़ा है कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए, क्योंकि मुद्रास्फीति जब आता है तो यह बेरोजगारी को दूर करता है। लेकिन एक ही इकोनॉमी में अगर इस तरह का घटना हो जाए कि मुद्रास्फीति भी हो और बेरोजगारी भी हो, इसको स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा। यदि बैंक दर अगर बढ़ाया गया तो इसका प्रभाव कम हो जाएगा यदि इन चारों में से हम कुछ करें। तो क्या करें? यदि CRR दर अगर हम लोग कम कर दें तो बैंक दर के बढ़े हुए प्रभाव को हम लोग कम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न सार्वजनिक उपक्रम में कौन महारत नहीं है?
तो इसमें से महारत्न कौन नहीं है? भेल, गेल, सेल, BSNL। तो भेल है, गेल है, सेल है, BSNL नहीं है। तो आपका सही आंसर BSNL हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत है। बहुआयामी गरीब सूचकांक, इसके संबंध में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? सूचकांक के 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा व जीवन स्तर है, सही है। सूचकांक में प्रत्येक आयाम को समान भार दिया गया है, ये भी सही है। सूचकांक में 10 प्राचल शामिल है, ये भी सही है। प्रत्येक प्राचल को समान भार दिया गया है, तो ये गलत है। आपका सही आंसर डी हो जाएगा। किससे रिलेटेड है? बहुआयामी गरीब सूचकांक से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नियोजन के वास्तुकार हैं। भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किनको हम लोग जानते हैं? तो भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में हम लोग PC महालनोबिस को जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। इन चारों में से आपको बताना है रिजर्व बैंक का कार्य क्या नहीं है। विदेशी विनिमय भंडार का संचालन, करेंसी जारी करना, जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना। आपका सही आंसर सी है, क्योंकि RBI को जनता से डायरेक्टली कोई बिजनेस नहीं करना होता है। वो बैंकों के लिए कानून बनाती है, बैंकों को लोन देती है, ठीक है। तो ये बैंकों से इनका रिलेशन होता है, जनता से नहीं। अगला क्वेश्चन है, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या था? कौन सी क्रांति थी? पीली क्रांति थी, बच्चा बच्चा जानता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? इन चारों में से अगर देखोगे तो केरल में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? यह है जेनेवा, ठीक है। WTO का गठन कब हुआ? 1995 में। इससे पहले गैट था, गैट बाद में बन गया है WTO 1995 से। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या क्या है? कुल ज्ञात करें, कुल त्रिभुजों की संख्या। देखो, या तो आप बैठ के गिनो, या इस तरह के सिंपल फिगर जितने भी होते हैं सबका कुछ ना कुछ ट्रिक होता है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक तो पढ़ना जरूरी है, इसको एक बार पढ़ लो, ठीक है। यहाँ मैं इस फिगर से रिलेटेड मैं बता देता हूँ क्या है। देखो, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए आपको ये शेप में जब भी रहे, आप क्या करोगे? नंबरिंग करोगे, 1 2 3 4, यानी 4 आपने नंबरिंग कर दिया। इसमें टोटल जो त्रिभुज होंगे वो 4 × 2 होंगे, ठीक है, यानी 8। इसी तरह से अगर दूसरा मैं एक शेप बनाऊं जिसमें मैं और ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट कर दूं, ठीक है, क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपका टोटल त्रिभुज इसमें कितना हो जाएगा? 8 × 2 16, ठीक है। ये समझ में आ गया? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, यहाँ आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखो, इसमें कितना हो जाएगा? 8, इसमें कितना हो जाएगा? 8, और इसमें भी हो जाएगा 8। तो सबसे पहले 24 तो आपका पूरा हो गया, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे 24 होने के बाद आप देख रहे हो जब दो फिगर को एक साथ अटैच किया गया है तो यहाँ पे भी आपका एक इमेज बन रहा है और यहाँ पे भी आपका एक इमेज बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, यानी 2 एक्स्ट्रा बन रहा है। तो इसका भी एक लॉजिक है। इस तरह से अटैचमेंट जहाँ आपको जितना मिलेगा, तो जो अटैचिंग पॉइंट है, ठीक है, जितना पॉइंट है उसको भी आप कंसिडर कर लो। यानी 2 अटैचिंग पॉइंट तो 2 ट्रायंगल, तो यहाँ पे 4 अटैचिंग पॉइंट है, 4 ट्रायंगल। एक और अगर रहता इस तरह का शेप तो एक और अटैचिंग पॉइंट होता और मेरा हो जाता 6 ट्रायंगल एक्स्ट्रा, ठीक है। तो पहले से कितना था? 24, और अब ये 4 अटैचिंग पॉइंट जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा +4 यानी 28। तो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर होगा 28, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है? कौन नहीं जानता है? भाग 4A, इसमें है आपका मौलिक कर्तव्य, ठीक है। टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन है, राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, यह कथन किसका है? राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, यह कथन किसका है? यह कथन है हेगेल का। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? कब किया गया था?
13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई? पूर्ण स्वराज की लक्ष्य की घोषणा कब की गई थी? ये की गई थी 1929 में। कौन थे इसके अध्यक्ष? इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इस बार जो सेशन हुआ था वो हुआ था लाहौर में, ठीक है। वहीं पर पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी, पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष? ये थे सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। दूसरा बैठक कब हुआ? 11 दिसंबर 1946। प्रस्तावना को कब प्रस्तुत किया गया, यानी उद्देशिका को कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1940। तो ये 3 डेट हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछा गया और आपको जो नहीं याद रहना चाहिए, ठीक है। 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा बने अध्यक्ष टेम्पोरली। फिर 11 दिसंबर को परमानेंट अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुना गया और 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन क्या है, किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ था? तो आसान सा क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जहां पे भी देखो या इस तरह के टर्म देखो, आपका आंसर होगा 1909। मार्ले मिंटो सुधार भी इसी साल हुआ था और इसी के तहत आपको पता है क्या हुआ था, मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की गई थी, जो कि भारत देश में पहला सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का शुरुआत था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? अगर भारत का नागरिक बनना है किसी को तो वंशानुक्रम, जन्म, अधिग्रहित संपत्ति और देशीकरण, इसमें से कौन सा जरूरी नहीं है? यह अधिग्रहित संपत्ति, भारत में कोई संपत्ति खरीदकर यहाँ का नागरिकता हासिल नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? द्विसदनीय यानी बाइकैमरल, कहाँ पे नहीं है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर। तो पंजाब में नहीं है यहाँ के क्वेश्चन के हिसाब से। अब तो आपका जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है तो जम्मू कश्मीर का कोई चर्चा ही नहीं होगा, लेकिन अगर इसके अलावा देखोगे तो पंजाब में भी नहीं है, ठीक है, बिहार और यूपी में है। तो टोटल अभी 6 जगह ऐसा है जहाँ पे बाइकामरल स्टेट है और उसमें भी आपका जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पे अब खत्म होने वाला है, तो आपका 5 ही बचेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? भारतीय नागरिकों को उपलब्ध मूल अधिकार कौन कौन सा है? अनुच्छेद आपको दिया हुआ है, तो 15, 16, 19 और 29, तो आपका यही सही आंसर है, ठीक है। चलो दूसरे ऑप्शंस को थोड़ा सा देख लेते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा क्यों नहीं है। 15, 16, 19 और 24। 24 में क्या है? 24 में है बच्चों का जो फैक्ट्री वगैरह है वहाँ पे काम जो है वह नहीं करने को मिलेगा, वह कानूनी अपराध है। तो ये भारतीय नागरिकों के साथ साथ अगर यहाँ पे कोई भी बच्चा काम कर रहा है किसी फैक्ट्री में तो वो कानूनी अपराध होगा। ये ऐसा नहीं है कि भारत के नागरिक को छोड़कर आप कहीं से लाओ विदेशी नागरिक और उससे काम करवाओ, ठीक है, चाहे कोई भी देश रहे। पाकिस्तान का बच्चा को भी आप काम नहीं करवा सकते हो, तो आपके दिमाग में अगर वो चल रहा है पाकिस्तानी बच्चे से काम करवा लेंगे तो ये गलत है, ठीक है। तो आपका ये भी गलत है, ये सभी को मिला हुआ है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे 14, तो इन सबको तो भूल जाओ। 14 में कानून के समक्ष समानता का अधिकार सबको मिला हुआ है, चाहे विदेशी नागरिक हो या भारतीय नागरिक हो, ठीक है। ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो आपका बचता है 15, 16, 19 और 29, ठीक है। तो इसमें 29 में क्या है आपका जो शिक्षा संबंधी थोड़े से प्रावधान है, ठीक है, अलग से जो ST SC के लिए प्रावधान किया जाता है ताकि उनको शिक्षा में प्रॉब्लम ना हो, उस चीज से रिलेटेड आपका अनुच्छेद 29 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सत्य कथन चुनिए। तो 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से आपको सही कौन सा है वो चुनना है। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, क्या ये सही स्टेटमेंट है? बिल्कुल है।
दूसरा है वित्त आयोग संसद नियुक्त करती है, गलत है, वित्त आयोग को प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं। तीसरा है वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं। देखो संवैधानिक निकाय है, ये अनुच्छेद 280 के तहत एक संवैधानिक निकाय है, तो ये तो सही हो गया। तो यहाँ पे 5 सदस्य में से आपको ध्यान रखना है, अगर पहला वाला स्टेटमेंट हमारा सही नहीं हुआ होता तो हम लोग इसको भी सही कर सकते थे, क्योंकि इसमें एक चेयरमैन होते हैं और 4 अदर मेंबर होते हैं, ठीक है, तो टोटल 5 मेंबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे सदस्य का अगर हम लोग देखेंगे तो सिर्फ 4 मेंबर को हो सकता है डिनोट करने के लिए इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। और हर 6 वर्ष बाद ये अपना रिपोर्ट पेश करता है, तो जनरल जो इसका टेनर है वो 5 साल का होता है, तो 6 साल में रिपोर्ट पेश करने वाला कोई सवाल ही नहीं उठेगा। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। गणपूर्ति यानी कोरम, कोरम कितना होता है 1/10, ठीक है, यानी 10% चाहिए। तो राज्यसभा में टोटल अभी मेंबर कितने हैं, तो राज्यसभा में टोटल मेंबर 245 हैं। इस 245 का 10% यानी 24.5 यानी 25 लोग चाहिए कोरम पूरा करने के लिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए। क्लियर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कारण अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, यानी रिएक्शन के रेट पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो देखो अगर ऑप्शंस को देखोगे जहाँ से तापमान, उत्प्रेरक सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन, ये सभी तो करता है रिएक्शन पे असर, लेकिन एंथैल्पी रिएक्शन के कारण ये प्रोड्यूस होता है। एंथैल्पी एक तरह का हीट है, जो रिएक्शन के दौरान हीट प्रोड्यूस होता है उसी को हम लोग एंथैल्पी बोलते हैं। तो एंथैल्पी में परिवर्तन रिएक्शन के कारण आता है, इस कारण से ये रिएक्शन के रेट पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। अगला क्वेश्चन है कार्बन नैनोट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है। कार्बन नैनोट्यूब किस परिवार का सदस्य है, तो ये फ्लोरेसेंस परिवार का सदस्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है। तो 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से सारे कॉपर के मिश्र धातु हैं, आपको बताना है किस में जिंक नहीं है। तो आपको इसके लिए आना चाहिए सबका क्या क्या चीज़ मिलके बना हुआ है। तो पीतल में क्या होता है, ये होता है कॉपर प्लस जिंक, ठीक है, पीताजी मैंने बहुत बार बताया है, ठीक है, कॉपर प्लस जिंक। जर्मन सिल्वर में क्या होता है, जर्मन सिल्वर में होता है कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल, इसमें भी आ गया आपका। बेल मेटल में क्या होता है, ये होता है कॉपर प्लस टीन, ठीक है, और इसमें कुछ होता है तो और कुछ नहीं होता है, तो कॉपर प्लस टीन हुआ, यानी इसमें जिंक नहीं है, तो आपका सही आंसर बेल धातु हो जाएगा, ठीक है। और गन मेटल का भी देख लेते हैं क्या होता है, ये होता है कॉपर प्लस टीन प्लस जिंक, ठीक है, तो इसमें भी आपका जिंक आया, तो सारे में जिंक है बेल धातु को छोड़कर। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है। सफ़ेद कैंसर एस्बेस्टस के कारण, ब्लैक कैंसर कोयला के कारण। अगला क्वेश्चन है संसद की प्राक्कलन समिति है, संसद की प्राक्कलन समिति कैसी समिति है। तो प्राक्कलन समिति एक अस्थायी समिति है, परमानेंट समिति है, ठीक है, और इसमें सारे मेंबर्स जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं, और इसमें टोटल 30 मेंबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। तो वित्त आयोग से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये आपको चुनना है। पहला स्टेटमेंट है वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। दूसरा है वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान से निर्धारित की गई। तीसरा अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन हुआ है, और चौथा संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाता है। जल्दी बताओ कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है। तो देखो डी स्टेटमेंट तो सही है, सी स्टेटमेंट भी सही है, अभी 15वां वित्त आयोग का गठन किया गया, ठीक है। बी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि संविधान में अध्यक्ष पद का कोई क्वालिफिकेशन का चर्चा नहीं किया गया है। हाँ, 4 मेंबर इसके जो होते हैं उसका चर्चा किया गया है, जो हाईकोर्ट के जज के जो क्वालिफिकेशन है उसके समतुल होना चाहिए। अध्यक्ष जो पब्लिक वेलफेयर में इंटरेस्ट रखता है, पब्लिक अफेयर्स में उनको नॉलेज है, राष्ट्रपति उनको नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। इसका चर्चा संविधान में नहीं किया गया क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन वित्त आयोग द्वारा जो सिफारिश होगा वो राष्ट्रपति मानने के लिए मजबूर होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यदि जो बड़ी का मात्रा है, ठीक है, इसका मतलब ग्रेटर देन का मतलब प्लस है, लेस देन का मतलब माइनस है, प्लस का मतलब भाग है, ठीक है, इसको समझ लेना ये भाग है, इसमें बीच वाला छूट गया है। तो 13 ग्रेटर देन 8 लेस देन 6 प्लस 2 का मान क्या होगा। जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करो। क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा 13 ग्रेटर देन का मतलब प्लस है, 13 प्लस 8, लेस देन का मतलब माइनस है, -6, और प्लस का मतलब भाग है तो भाग 2। क्या हो जाएगा का भागा गुंजोड़ घटावा, बोडमास रूल अप्लाई करो। तो 6 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पे हो गया 3, और 13 प्लस 8 -3 क्या हो जाएगा आपका आंसर, 13 प्लस 8 -3, तो ये हो जाएगा 18,
ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर आपका 18 होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है विलुप्त संस्था को ज्ञात करें। अच्छा, संख्या को ज्ञात करें। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। विलुप्त संख्या को ज्ञात करें। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, तो मैं इसको रीड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, और वैल्यू लिख देता हूँ। इसको सॉल्व करो आप लोग। यहाँ पे है 51, यहाँ पे है 66, ठीक है, ये वाला ब्लैंक है, और यहाँ पे है आपका 102, यहाँ पे है क्या है, यहाँ पे 123, और यहाँ पे है 146। तो इसको आप सभी सॉल्व करो जल्दी से, थोड़ा सा टाइम लो और इसको सॉल्व करो। बैठ के सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, दिमाग लगाओ क्या होगा सही आंसर। सबसे पहले वाले में है 51, फिर है 66, फिर है ब्लैंक, उसके बाद 102, उसके बाद 123, उसके बाद 146। क्या होगा सही आंसर? तो चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 51 से 66 आपको एक रिलेशन मिल सकता है, दूसरा 123 से 146, और यहाँ पे मैंने बताया था 102 से 123। अब रिलेशन क्या है देखो, 51 प्लस 15 करेंगे तो 66 मिल जाएगा। वहीं पे 102 में हम प्लस 21 करेंगे तो 123 मिल जाएगा, और 123 में प्लस 23 करेंगे तो हमको 146 मिल जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? पीछे से जाओ। 23 में 2 घटा 21, 21 में हम कितना घटाएंगे, जो यहाँ वाला मेरा पोर्शन मिल जाएगा। तो 2 घटा रहे हैं तो हम लोग 2 घटा के देखते हैं। 21 में 2 घटाएंगे बचेगा 19। तो 102 में 19 अगर मैं घटा दूं तो कितना बचा? 12 में 9 गया 3, और यहाँ पे 9 में 1 गया 8, यानी 83। अगर मेरा ये 83 है और मैंने 19 माइनस किया है, तो 83 में हम लोग कितना माइनस करेंगे, जो 66 आना चाहिए, तो 17। 19 माइनस 2 17, और 17 माइनस 2 15, यानी मेरा रिलेशन सही बैठ रहा है। तो 83 माइनस 17 करते हैं तो 66 मुझे मिल जाता है। तो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा 83। आई होप कि समझ में आपको आया होगा। अगला क्वेश्चन है अनुक्रम में गलत संख्या ज्ञात करें। सीरीज दिया हुआ है, इसमें जल्दी से गलत कौन सा है ये आपको पकड़ना है। जल्दी से गलत पकड़ के बाहर निकाल के लेके आओ मेरे पास। कौन सा संख्या गलत है? 7 15 32 65 138। गलत कौन सा है? जल्दी से पकड़ो, कौन सा संख्या गलत है? तो देखो यहाँ पे गलत हम लोग पकड़ते हैं। 7 के बाद 15 है, 15 के बाद 32 है, तो कुछ लग रहा है कि गुने 2 से रिलेशन में है। उसके बाद 65 है, उसके बाद 138 है। तो 7 से 15 कैसे पहुंचते हैं भाई? गुने 2 प्लस 1 करते हैं। 15 से 32 कैसे पहुंचेंगे? तो गुने 2 प्लस, अगर हम लोग 2 करते हैं तो पहुंच जाएंगे 32। 32 के बाद 65 पहुंचना है, तो हम लोग क्या करेंगे? गुने 2, अगर हम लोग गुने 2 करते हैं तो 64 होता है प्लस 1। तो यहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ पे अगर 1 हुआ, उसके बाद 2 हुआ, तो यहाँ पे 3 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका? 32 गुने 2 64 प्लस 3 67। तो 65 के बदले में 67 होना चाहिए। अच्छा, इसको एक बार और करके देख लेते हैं। गुने 2 प्लस 4, यही तो था। तो 67 गुने 2 अगर हम लोग करेंगे, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 1 13, 134 प्लस 4 138, यानी ये सही है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 65। ये गलत है, ठीक है। इसके बदले में 67 आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यदि नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है, तब नवीन का मोहन से क्या संबंध है? नवीन और मोहन का संबंध बताना है। क्या बोल रहा है नवीन? मोहन की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है। मोहन की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है, यानी नवीन के माता की इकलौती पुत्री। नवीन का कौन लगा? नवीन की बहन हुई, ठीक है। नवीन की माता की इकलौती पुत्री है तो, और उस इकलौती पुत्री का पुत्र है मोहन, यानी नवीन का मोहन से क्या संबंध हुआ? ये है भांजा, ठीक है, यानी नवीन हो गया मामा, ठीक है। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? यहाँ पे तो मामा दिख नहीं रहा है, मुझे लगता है मामा के बदले में माता हो गया है। आपका सही आंसर मामा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? रमन पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है। चला दो पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर। अब क्या है? अब बाईं तरफ मुड़ जाता है। इसका बायां किधर होगा? इधर होगा। और 15 किलोमीटर चलता है, पुनः वह बाएं की तरफ मुड़ जाता है। अब बायां किधर होगा? इसका बायां इधर होगा। तो अब किस ओर में चल रहा है? किस ओर में चल रहा है? अब उसकी दिशा कौन सी है? दिशा है पूर्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से एक का चयन कर श्रेणी को पूरा करें। इस श्रेणी को आपको पूरा करना है। क्या है श्रेणी? A9D G25L,
T36Z। जल्दी से पूरा करो, क्या होगा आगे। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूँ है बीच में एक है 9, दूसरा है 25, तीसरा है 36, यानी ये स्क्वायर है किसी ना किसी का। तो मेरा आंसर भी लगभग स्क्वायर में ही होना चाहिए अगर कोई दिख जाता है मुझे तो। पहला नहीं दिख रहा है, दूसरा भी नहीं दिख रहा है, चौथा भी नहीं दिख रहा है, तीसरा में UI भी ये नहीं है, U1 भी है। ठीक है, तो आपका आंसर ये हो सकता है। चलो इसको एक बार फिर से वेरीफाई करते हैं। A और D के बीच में कितना अंतर है? D के बीच में तो 2 अंतर है, यानी 2 + 1 3 का डिफरेंस, सॉरी 3 का स्क्वायर है। G और L के बीच में 4 का अंतर है, तो 4 + 1 5 का स्क्वायर है। T और Z के बीच में कितना का अंतर है? 5 का अंतर है, 5 + 1 6 का स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं U और V। U और V के बीच में कितना अंतर है? 0 का अंतर है, यानी 0 + 1 का स्क्वायर 1। ये सही है, यानी हमारा C ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब में समय 11:40 दिखाई देता है तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, पर आसान सा क्वेश्चन है, आप बना सकते हो। अगर एक कॉन्सेप्ट आपको आता है तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, और इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे सब बन जाएंगे। देखो यहाँ पे 2 चीज़ पूछा जा सकता है, या तो आपको वास्तविक समय दे दिया जाएगा और उसका दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज पूछा जाएगा, या आपको मिरर वाला दे दिया जाएगा और वास्तविक पूछा जाएगा। पर दोनों में प्रोसेस सेम हमको फॉलो करना है। क्यों? देखो एक बंदा यहाँ खड़ा है, वो मिरर में देख रहा है, ठीक है, या तो वो यहाँ से मिरर देखे या मिरर से बाहर देखे, उसको दोनों में एक ही जैसा नजर आएगा। ठीक है, यानी बीच में जो पोर्शन रहेगा वहाँ से दोनों रिफ्लेक्ट एक ही जैसा होगा। यानी अगर मिरर इमेज दिया हुआ है, इसी प्रोसेस से आप वास्तविक इमेज तक पहुंच सकते हो, और वास्तविक इमेज दिया हुआ है इसी प्रोसेस से आप मिरर इमेज तक पहुंच सकते हो। क्लियर? अब समझो प्रोसेस क्या है। 2 तरह के डाटा यहाँ पे आपको मिल सकता है। एक, अगर समय 1 बजे से लेकर 11 बजे के बीच का हो, दूसरा 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच का हो। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको समझ लेनी है, दोनों का मेथड अलग अलग होता है। अगर सिर्फ ये याद रह गया तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर समय 1 बजे से 11 बजे के बीच का है तो आप उसको 11:60 में माइनस कर देना, आपका मिरर इमेज आ जाएगा, या मिरर इमेज है तो वास्तविक इमेज आ जाएगा। और अगर 11 बजे से 1 बजे के बीच का समय आपको दिया हुआ हो तो इसको 23:60 में माइनस कर देना, आपका मिरर इमेज आ जाएगा, या मिरर दिया हुआ है तो वास्तविक इमेज आ जाएगा, वास्तविक समय आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, इसको समझ लेना। अब यहाँ पे आपको समय 11:40 दिया हुआ है, 11:40 दिया हुआ है, यानी 11 से लेकर 1 बजे के बीच का स्लॉट में दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे? 23:60 में माइनस करेंगे। 23:60 में 11:40 माइनस करो तो क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 2 में 1 गया 1, यानी 12:20। आपका सही आंसर क्या होगा? 12:20। कितना आसान है, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है किसमें? अब देखो इस क्वेश्चन में मुझे कुछ ज़्यादा समझ में आया नहीं, तो मैं आपको क्या बताऊंगा। इन सभी में अपचयन होता है, लेकिन NO2 से NO2 क्या कन्वर्सन है मुझे खुद ही समझ में नहीं आया। आपका सही आंसर यही है। अगर किसी को समझ में आया तो मुझे भी बताना, मुझे समझ में ये क्वेश्चन नहीं आया तो मैं आपको क्या बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है? क्योटो प्रोटोकॉल किस चीज के लिए था? ये ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए प्रोटोकॉल था, जो 1997 में लाया गया था। लेकिन अगर यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर ये कब से इफेक्टिव हुआ, यानी कब से फोर्स में है, तो ये हो जाएगा 2005। ठीक है, क्लियर? इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का स्तूप पिरामिड कैसा होता है? जो एनर्जी पिरामिड होता है वह कैसा होता है? तो वह हमेशा सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है, परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण के लिए किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग होता है? कौन सा लकड़ी का उपयोग होता है? विलो लकड़ी का उपयोग होता है। ये सब आपने पढ़ रखा है, अब बहुत बार पढ़ रखा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जो उसका बायोलॉजिकल नाम है वो दिया हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ये कर सकता है। तो ये है नीलम्बो न्यूसीफेरा। ठीक है, ये हमारा राष्ट्रीय पुष्प जो लोटस है। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? कूट फल मतलब आपका क्या हो गया? कूट फल एक तरह से आपका फॉल्स फ्रूट जो आप कहते हो, ठीक है, उसी तरह का ये फ्रूट है कूट फल। ठीक है, तो इसमें से कौन सा है? इसमें से आपका जो पोम है, पोम कैटेगरी का जो फ्रूट है, जैसे एप्पल, पियर्स, ठीक है, ये सब पोम कैटेगरी का फ्रूट है, और यही आपका कूट फल है इन चारों में से। अगला क्वेश्चन है, कीटभक्षी पादप का उदाहरण। कीटभक्षी यानी इंसेक्टिवोरस, तो इसमें से इंसेक्टिवोरस का एग्जांपल कौन सा है? यह है लोरेंथस। ठीक है,
लोरेंथस जो है ये है कीटभक्षी पादप का उदाहरण। इसका हम लोग दूसरा नाम जानते हैं, वो है पीचर प्लांट। कौन सा है? पीचर प्लांट, इसी नाम से हम लोग इसको ज़्यादातर जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था? 1813 का चार्टर एक्ट, इसके तहत क्या क्या हुआ था आपको पढ़ना पड़ेगा, स्टेटमेंट क्या क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापारिक एकाधिकार आंशिक रूप से समाप्त हो गया, बिल्कुल सही है। पूर्ण रूप से अधिकार भारत का समाप्त हो गया, ये स्टेटमेंट गलत है, तो आपका सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बिल्कुल टाइम नहीं दूंगा। क्या होता है? 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। ध्यान देना है आपको किलोमीटर या और मीटर के यूनिट में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? तो यह है न्यूटन का गति का तीसरा नियम। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कौन सा ग्रह काम करता है? यह बृहस्पति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल दाब पारे के 76 सेंटीमीटर से कम हो जाए तो पानी किस तरह से उबलेगा? कम तापमान पे, ज़्यादा तापमान पे? यही आपके चार ऑप्शन हैं। तो आप जानते हो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटते जाता है, यानी 76 सेंटीमीटर से कम होते जाता है। तो वहाँ पे पानी जो है वह 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर उबलने लगता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य व तारों के ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है नाभिकीय संलयन। बिल्कुल समय नहीं देना है। अगला क्वेश्चन है, पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लूबेरी सिंड्रोम होता है? ब्लूबेरी सिंड्रोम, जल्दी से आंसर करते जाओ। ब्लूबेरी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होता है? नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लूबेरी सिंड्रोम होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रॉन्डलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक है। ब्रॉन्डलैंड रिपोर्ट ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक रिपोर्ट था। ठीक है। यह किस शीर्षक से बहुत ही फेमस हुआ है? किस शीर्षक से आया था? ये था आवर कॉमन फ्यूचर। क्या था इसका शीर्षक? आवर कॉमन फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाते हैं हम लोग? ये मनाते हैं 22 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, मेघालय की गारो पहाड़ियां निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं? सबसे पहली बात, ये सारे फसल उतने भी फेमस नहीं है जितना आपको क्वेश्चन पढ़ के लग रहा होगा। ठीक है, उतना भी फेमस नहीं है। वहाँ पे साइट्रस फ्रूट के लिए थोड़ा सा वो है, उस जगह होता है, लेकिन इतना भी फेमस नहीं है जो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। ये आपको एक तरह से बेवकूफ़ समझ के ये क्वेश्चन पूछा गया, तो आपका सही आंसर होगा संतरा। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना बना दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन कब किया गया था? 1952 में वन नीति लाया गया, ये भी मैंने पढ़ा रखा है आपको वन लाइनर में। ठीक है, देखो वन लाइनर वाला सेशन आपके एग्जाम के लिए रामबाण है। जो नहीं करते हो वो बहुत सारे क्वेश्चन को मिस कर दोगे जो आप बना सकते थे। ठीक है, इसलिए उसको जरूर किया करो। 1952 ईस्वी का जो वन नीति था उसमें कब संशोधन किया गया था? 1988 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेफा का फुल फॉर्म क्या है? नेफा का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से ऑप्शंस पढ़ो और आंसर करो। नेफा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेफा का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पशु की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस पशु से संबंधित है? रेड सिंधी नस्ल ये गाय से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? यह है इंदिरा पॉइंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोनावला जल विद्युत संयंत्र कहाँ है? कहाँ है लोनावला जल विद्युत संयंत्र? तो ये है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1948 में। होमी जहांगीर भाभा इसके पिता के रूप में भी जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नामदफा बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? जल्दी बताओ कहाँ है? यह है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? यह है अनायमुड़ी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार कागज के टुकड़ा को निम्न तरह से मोड़ा गया और दिए गए चित्र के अनुसार इसे काटा गया है। कागज के टुकड़ा को खोलने के बाद कैसा दिखाई देगा? सही विकल्प चुनें। अच्छा, ये आपको इमेज दिया हुआ है, कागज का ये टुकड़ा है, तो बहुत ही आसान है, जल्दी से सॉल्व करो। क्या होगा आपका सही आंसर? ये आपका कागज है, ये आपका दिया हुआ है, आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। तो देखो जब टुकड़ा खोलोगे तो इस तरह से होगा,
और ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, फिर छोटा वाला यहाँ, बड़ा वाला यहाँ, छोटा वाला यहाँ, बड़ा वाला यहाँ। इस तरह का इमेज कौन सा है? इस तरह का एक ही इमेज है, वो है कौन सा? सॉरी, बी। ठीक है, तो बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्रों में कौन एथलीट एशियन और इंडियन शब्द में सही संबंध दर्शाता है? क्या क्या है? एथलीट, एशियन और इंडियन। जल्दी बताओ क्या होगा आंसर? एथलीट है, एशियन है और इंडियन है। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो, इंडियन जो हैं वो एशियन तो जरूर होंगे, ठीक है, तो सारे इंडियंस एशियन में समा जाएंगे। और एथलीट जो है वह इंडिया का भी कोई हो सकता है, इंडिया से बाहर एशिया महादेश के किसी देश का हो सकता है, या फिर एशिया से बाहर भी हो सकता है। तो आपका जो एथलीट है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सी। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 2 तथा 7 अंकों के बिना 50 से 99 तक की सभी संख्याओं को लिखता है। कितनी संख्याएं लिखी गई है? आसान सा क्वेश्चन है। 2 और 7 को इंक्लूड नहीं करना है, 50 से 99 तक लिखना है। तो 50 से जब 60 तक आप लिखोगे तो बीच में अगर 2 और 7 को छोड़ दो तो कितना संख्या होगा? 8 संख्या। इसी तरह से 60 से 70 के बीच में 8 संख्या, और 70 से लेकर 80 तक के बीच को तो हमको लेना नहीं है। ठीक है, यानी 60 से 69 तक ही लेना है, उसके बाद 70 से 79 तक नहीं लेना है। तो 8 8 16 अभी तक हो चुका है, और हमको आगे क्या देखना है? हमको आगे देखना है 80 से 89। 80 से 89 भी आपका 8 संख्या आएगा, और फिर 90 से 99 भी 8 संख्या आएगा, यानी 8 चौक 32, टोटल हो जाएगा 32। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि m = 13 एवं पेन = 35 है तो होटल के लिए क्या यूज होगा? अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आसान सा क्वेश्चन है। जैसे ही आपने m 13 और पेन 35 देखा तो आपको समझ में आ गया होगा कि m का जो पोजीशन है वो 13वां पोजीशन में, पेन में 35 आया, इसका मतलब PEN का जो पोजीशन है उसको ऐड किया गया है। ठीक है, उसी तरह से हम लोग होटल देखते हैं तो H का पोजीशन है 8, O का पोजीशन क्या है? O का है 15। ये सब आपको याद रहना चाहिए, नहीं आता है तो उंगली पे आप निकाल सकते हो अगर टाइम है आपके पास तो। T 20 है, E क्या पोजीशन पे है? 5 पे है, और L किस पोजीशन पे है? 12 पे है। सबको ऐड करो, क्या हो जाएगा? यहाँ से 15 5 20, 20 40, 12 8 20, 40 20 60। आपका सही आंसर बी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न श्रेणी में दाईं ओर से 8वें के दाईं तरफ चौथा अवयव कौन सा होगा? जब भी आपसे दिया जाए आप इसको सिर्फ एक बार समझ लो। दाईं तरफ से आप चल रहे हो, ठीक है, आप 8 पोजीशन आओगे, फिर इसके दाएं यहाँ जब रहोगे तो इसके दाएं आपका उल्टा डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, यानी इक्विवेलेंट आप पोजीशन जो आपका होगा वो होगा 8 - 4 = 4। ठीक है, तो शुरू से 4th पे आप जाओगे तो आपको आंसर मिलेगा। शुरू से 4th क्या है? 1 2 3 4, यानी चौथे पोजीशन पे 1 है, तो आपका सही आंसर 1 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी लीप वर्ष के लिए निम्नलिखित महीनों में किसका समान कैलेंडर नहीं होगा? जनवरी, अक्टूबर, मार्च, सितंबर, जनवरी, जुलाई, मार्च, अक्टूबर। देखो यहाँ पे लीप वर्ष का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि लीप ईयर में क्या होता है? फरवरी में सिर्फ 28 की जगह 29 दिन होता है, और तो सब चीज़ नॉर्मल ही रहता है। तो कोई भी साल अगर रहेगा, जब ऑप्शन में फरवरी है ही नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लीप ईयर हो या नॉर्मल ईयर हो। आपको देखना है 2 महीनों के बीच 2 महीनों में जो दिन है वह सेम नहीं होना चाहिए, वही आपका आंसर होगा। तो चलो सबसे पहले ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो मार्च और सितंबर, मार्च और अक्टूबर। ठीक है, एक एक मंथ के गैप पे है तो दोनों समान तो हो नहीं सकता है। ठीक है, मार्च में आपका होता है 31 दिन, सितंबर में होता है 30 दिन, यहाँ पे मार्च में 31 दिन, अक्टूबर में 31 दिन। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मार्च और सितंबर। ठीक है, ये समान नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl नावित करता है? HCl कहाँ से स्रावित होता है? HCl अमाशय यानी आपके पेट से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए अनुसार किसी अर्धवृत्त का व्यास AB है, यदि AQ = 2AP है तो निम्न में से सही विकल्प क्या होगा? देखो आपको क्या दिया हुआ है? एक सेमी सर्किल दिया हुआ है, इसमें आपको 2 ट्रायंगल बनाया हुआ है जो डायमीटर को कंसिडर करके सर्कमफेरेंस पे बनाया गया है। और इस ट्रायंगल में आपको पता होना चाहिए, एक तो सबसे पहले ये एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, उसके बाद डायमीटर को यूज करके जितना भी एंगल बनाया जाएगा एक सर्कमफेरेंस पे, ठीक है, तो सारे एंगल 90 डिग्री होंगे, चाहे कहीं पे भी आप बनाओ, सब एंगल 90 डिग्री ही होगा। यानी यहाँ पे आंसर आपका एंगल P = एंगल Q होगा। ये तो साफ साफ दिख रहा है, ये सब नहीं भी देगा तो कोई मतलब है नहीं, तो आपका सही आंसर C हो जाएगा, एंगल APB = AQB। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि
880 मीटर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। आसान सा क्वेश्चन है, परिधि दिया हुआ है, जल्दी से सॉल्व करो। ऐसे क्वेश्चंस में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, ये सब फॉर्मूला के जवान पे रहना चाहिए हमेशा। वृत्त का परिधि यानी आपका सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर का वैल्यू दिया हुआ है तो 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 इंटू आर इक्वल टू आपको दिया हुआ है 880। ठीक है, तो यहाँ से 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, यानी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 इंटू 7, आर इक्वल टू हो गया 7 दूनी 140, तो आर इक्वल टू 140 हो जाएगा। अब अगर ध्यान से आप नहीं पढ़ोगे क्वेश्चन तो यहाँ पे गलती करके निकल जाओगे पूरा सॉल्व करने के बाद भी। यहाँ पे आपसे आर यानी रेडियस नहीं पूछ रहा है, व्यास पूछ रहा है यानी डायमीटर पूछ रहा है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा इंटू 2 यानी 280। आपका सही आंसर बी हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है तब लॉग ए लॉग बी लॉग सी है। जल्दी बताओ, ए बी सी अगर गुणोत्तर श्रेणी में यानी जीपी में हो, गुणोत्तर श्रेणी होगा जीपी, तो याद रखना है आपको, अभी मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, आपको याद रखना है कि अगर ए बी सी जीपी में होता है तो लॉग ए लॉग बी लॉग सी हमेशा एपी में होगा। ठीक है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। तो क्या होगा आपका सही आंसर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हिंदी होता है समांतर श्रेणी। ठीक है, अगर ए बी सी जीपी में है तो लॉग ए लॉग बी लॉग सी एपी में होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है यदि ए तथा बी क्रमशः अस्मिकाएं 5x + 2 लेस देन 8x - 1 तथा 7x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू एक्स + 6 है, जहाँ x n का एक एलिमेंट है और आपको निकालना क्या है कि समुज a इंटरसेक्शन b, ये फंक्शन का और आपका जो वेन डायग्राम है उससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन है, आपको समझ में आना चाहिए इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है। ए यूनियन बी का मतलब होता है जो ए में भी आया और बी में भी आया सबको हम ए यूनियन बी में लिखते हैं, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है जो ए और बी में कॉमन है। ठीक है, यानी इस फंक्शन पे जब आप वैल्यू रखोगे तो आपको वैसे वैल्यू को चुनना है जो ए में भी आ रहा है बी में भी आ रहा है। यानी अगर मान लो इसमें आया 1 2 और 5 मान लेते हैं और इसका वैल्यू आया 2 और 3, तो आपका ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा 2 सिर्फ, क्योंकि यही कॉमन है। लेकिन ए यूनियन बी अगर आपसे पूछा जाता तो आपका वैल्यू हो जाता 1 2 5 1 2 3 और 5, यानी दोनों में जो कॉमन आया सभी। ठीक है, सॉरी दोनों में जो टोटल आया वो सभी। ठीक है, यहाँ हमसे कॉमन वाला पूछा गया है। सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपको दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है आपके पास, वैल्यू रख रख के आपको देखना है। पहला हम देखते हैं क्या है 2 3 4 5, दूसरा है n यानी जितना भी नेचुरल नंबर है 1 से लेकर सभी, तीसरा है 5 6 7 8 और चौथा है 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ठीक है, सबसे पहले हमको ये दोनों तो चेक करना ही पड़ेगा, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। 2 अगर वैल्यू रख के देखते हैं क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 10 + 2 12, 12 इज लेस देन देखते हैं क्या है 8 8 दूनी 16 - 1 15, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं 7 दूनी 14 14 - 2 12 इस ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए कितना x + 2 या सॉरी x + 6 यानी 6 2 8 8 या 24, क्या है नहीं है, यानी पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। ठीक है, दूसरा है n यानी ऑल नेचुरल नंबर, जब आपका 2 ही नहीं आया तो ऑल नेचुरल नंबर कैसे होगा, यानी बी ऑप्शन भी गलत है। तीसरा है 5 6 7 8 5 6 7 8, तो 5 हम एक वैल्यू रख के देखते हैं, अगर 5 मेरा सेटिस्फाई कर गया तो उसके बाद हम 9 को रख के देखेंगे तो सी और डी में क्लियरिटी मिल जाएगा। तो 5 को रख के देखते हैं क्या हो जाएगा 5 × 5 25 + 2 27। ठीक है, इस लेस देन होना चाहिए कितना 8 पंचे 40 - 1 यानी 39, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या है 7x - 2 यानी 7 5 35 - 2 35 - 2 33, ये होना चाहिए ग्रेटर देन या इक्वल टू कितना x है 5 6 5 11 या 33, ये क्या सही है, बिल्कुल सही है, यानी 5 मेरा मैच कर गया। तो 6 7 8 को मैं चेक नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट 9 को चेक करता हूँ। अगर 9 भी मेरा आ रहा होगा तो मेरा डी ऑप्शन सही होगा, नहीं तो सी ऑप्शन सही होगा। क्लियर, तो देखते हैं 9 रख के क्या हो जाएगा 9 5 45 + 2 47, और इस लेस देन होना चाहिए कितना तो 9 9 8 72 - 1, तो 72 - 1 71, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा देखते हैं 9 7 63 - 2 63 - 2 61, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए x + 6 यानी 9 +
6, तो 9 और 6 15, 15 या 45, तो 61 क्या 45 से इक्वल टू या बड़ा है? बिल्कुल है, 61 45 से बड़ा, यानी 9 भी मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि आपका कोई आंसर जो हो सकता है 5, 6, 7, 8, 9 सो ऑन ये हो सकता है। ठीक है, आपका आंसर डी सही होगा। इसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको वैल्यू रख के चेक करना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 2p बाय पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 इक्वल टू 1/4 हो तो p प्लस 1/p का मान क्या होगा? देखो अलजेब्रा से भी बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आपको जितना भी मैथ का टॉपिक है, आपने देखा मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्योमेट्री से भी पूछा जाता है, जितना भी टॉपिक आपने पढ़ा है, एपीजीपी अभी आपने देख लिया, ठीक है, तो सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, सब बना लोगे आप। चलो तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 को इधर लेके जाएंगे और पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 को 1 के साथ लेके जाएंगे। चलो पहले कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8p इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अलजेब्रा में आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा, अगर दिमाग नहीं लगाओगे तो अलजेब्रा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ब्लंट के लिए थोड़ा सा सुन के आपको बुरा लगेगा, लेकिन ब्लंट स्टूडेंट के लिए अलजेब्रा नहीं है। अलजेब्रा में थोड़ा सा दिमाग शार्प करना पड़ेगा, और ये एक तो पहले आपको सीखना पड़ेगा, दूसरा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर ये दोनों है तो अलजेब्रा के बहुत सारे जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आसानी से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग p से दोनों साइड भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब क्यों करेंगे, ये तो भाई अलजेब्रा का क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा दिमाग अप्लाई करना ही होगा, क्योंकि एट लास्ट हमको p प्लस 1/p पे पहुंचना है, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम p से भाग दे देंगे तो मेरा बचेगा क्या, 8 इधर बचेगा, और यहाँ से बचेगा आपका p माइनस 2 प्लस 1/p। हो गया, आपका आंसर आ गया। तो आप -2 को उधर लेके जाओ, क्या हो जाएगा, p प्लस 1/p इक्वल टू 16, सॉरी 10। ठीक है, 8 प्लस 2 10, तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस दिमाग में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक खिलौना घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंगा जाता है, इस घन को 64 छोटे समान घनों में काटा जाता है, कितने छोटे घन ऐसे होंगे जिनकी किसी भी सतह पर लाल रंग नहीं होगा? देखो ये घन वाला जो है, इसका भी चैप्टर है पूरा आपके रीजनिंग में। ठीक है, वहाँ पे कुछ कुछ फॉर्मूला है जिसको आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप सभी को आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कमेंट में मुझे जरूर बोलना, मैं इसको पढ़ा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहली बात, जब भी ऐसा घन में दे कितना छोटे टुकड़े में बटे हुए हैं, उससे आप n निकाल सकते हो। 64 छोटे टुकड़े में बट रहे हैं, इसका इसका क्यूब रूट लो, आपको n मिल जाएगा। n इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ 4। ठीक है, अब हमारा n आ गया, n इक्वल टू 4 है। तो अब हम लोग वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो होता है किसके लिए, जब कोई भी रंग लाल नहीं हो। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, उसके लिए फॉर्मूला है n-2 पावर 3, यानी n-2 का क्यूब। ये मेरा वो वैल्यू देगा जिसमें कोई भी कलर लाल नहीं होगा। तो n क्या है 4, 4 - 2 क्या हो जाएगा 2, 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो आपका सही आंसर 8 है। ठीक है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये चैप्टर है एक रीजनिंग में, वहाँ से कुछ फॉर्मूले हैं वो आप याद रखोगे तो आसानी से बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कोलाल पावर विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ये कोलाल नहीं है, यहाँ पे मेरे हिसाब से कलोल होना चाहिए। ठीक है, कलोल पावर विद्युत परियोजना जरूर है, कोलाल शायद मैंने नहीं पढ़ा है, तो कलोल होना चाहिए। क्या है, कलोल। कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ है, यह है गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, तो ओके गाइस, तो ये 2018 के मेंस में जितने सवाल पूछे गए थे वो सभी मैंने आपको करवाया। अगर आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो आपको एक रेफरेंस मिल गया होगा क्या पूछा गया है। इससे थोड़ा सा हो सकता है इस बार का क्वेश्चन टफ आए। ठीक है, इस इजी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, इससे टफ ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। आई होप कि अगर अभी तक आपने जितना टेस्ट मैंने करवाया है आपको, चाहे वह वन लाइनर के फॉर्म में हो या एमसीक्यूज के फॉर्म में, अगर सब आपने लगाया होगा तो आपका इन क्वेश्चंस में से 90% आपने क्वेश्चन लगा लिया होगा कहीं ना कहीं, ये मेरा दावा है। और एग्जाम में भी जो आने वाला है, अगर सभी सेट को आप रेगुलर लगा रहे हो तो आप एग्जाम में भी 80% से अब क्वेश्चन सही करके जरूर आओ। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हम लोग अपने रेगुलर क्लास में।